जय हिंद। क्लास 10 विज्ञान का ये चौथा वीडियो है, #4 वीडियो। और आप लोग का जो है वो #3 तक है ना, #1 से लेके 3 तक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जो है तीनों वीडियो को देख लीजिए। ये चौथा वीडियो है और टोटल आप लोग का हैशटैग का 5 वीडियो मिलेगा, 1 से लेके 5 तक। और इसके अलावा आप लोग को और पढ़ना क्या क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है 2022, 23, 24, उसके बाद प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जितने हैं वो सारा, और उसके बाद टोटल आप लोग का एक वीडियो आएगा है ना। एक वीडियो जो आप लोग के लिए लाया जाएगा वो 150 प्लस है ना क्वेश्चन रहेगा है ना, 150 प्लस क्वेश्चन रहेगा। वो वीडियो को आप लोग बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। और ये वीडियो ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आप लोग शायद बहुत कोई नहीं देखे होंगे, तो इसको फिर से जो है आप लोग के लिए लाया जाएगा। और हिंदी का आप लोग का एग्जाम हो चुका है, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि हिंदी का एग्जाम आप लोग का कैसा गया। ठीक है, हिंदी का एग्जाम आप लोग का हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया, खराब गया या फिर तो अच्छा गया, या फिर तो आप लोग का जो हैशटैग का वीडियो बनाया गया था वहां से आप लोग का प्रश्न आया कि नहीं। एक बार जरूर जो है वो बताइएगा, ताकि उस हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन को और भी आगे सेटअप करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आया होगा तो हम लोग थोड़ा सा जो है स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आया होगा तो बताइएगा कि कितना प्रश्न मिला, ठीक लगा कि नहीं, सो सारा चीज। और कैसा एग्जाम गया वो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ हम लोग देखते हैं विज्ञान का। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों लोग भी जो है वो देख पाए। तो निम्नांकित प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यहां से देखिए, समझिए, पहले प्रश्न को यहां समझिए। प्रश्न क्या बोला है कि किसी गोलीय दर्पण की उसकी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या, सबसे समझिए। यहां ये मान लीजिए कि एक तरह का क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसका फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी मान के चलिए कि यहाँ एफ है, और इसकी वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या यहां है। ठीक है, तो अब क्या है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो ये वक्रता त्रिज्या जितना होता है ना, उसका आधा फोकस दूरी होता है। क्या होता है? आधा होता है। जैसे कि यहाँ वक्रता त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ मान के चलिए कि यहाँ केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक जो ध्रुव है के बीच का हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या के आधा आधे में क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो आधा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और उल्टा और समान आकार के प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति जो है वो कहां होना चाहिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु की स्थिति जो है वो क्या होना चाहिए। तो जी हाँ, वस्तु की स्थिति सी पर होना चाहिए। देखिए है ना, क्या बोला है यहाँ, इससे बस समझिए कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हम लोग अगर सी में रखेंगे है ना, सी में अगर रखते हैं तो ये समान आकार का जितना बड़ा बीम रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। हाँ, सही आप लोग सुने, ठीक है, उतना ही बड़ा बनेगा। तो सी पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि वाहनों को अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन का आगे के लिए जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी गोलीय दर्पण की किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की समवता ये क्या हो जाएगा? तो दोनों जो है वो अवतल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है, तो डायऑप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब मानव नेत्र का मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं ना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन जो है नियंत्रित करता है। मतलब आंख में जो है, अगर आप लोग बाहर निकलिएगा, कमरा से बाहर निकलिएगा, तो आंख जो है छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे अंधेरा में जाइएगा तो आंख बड़ा हो जाता है। तो इसको कौन जो है बढ़ छोड़ करता है, प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका नियंत्रित करता है वो पुतली। ठीक है, पुतली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा जो हम लोग दूर कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पार्श्व संयोजन क्रिया है। देखिए, निम्न में से कौन पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम आप लोग को पता है ना। इसे एक प्रश्न आएगा, 5 नंबर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोल्ट मीटर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाहित होता है, तो गतिशील कण क्या हो जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है गति में हो जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिम की ओर प्रेक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या होगा? तो इसका दिशा जो है वो ऊपरी मुखी हो जाएगा, है ना, ऊपरी मुखी। नेक्स्ट है कि 2H2 प्लस O अभिक्रिया किया और उत्पाद का किया 2H2O। मतलब यहां देखिए अभिकारक कई गो है, 1 2, उत्पाद कई गो हो रहा है, एगो का हो गया संयोजन। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा वो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। देखिए, इसका कमेंट कीजिए, आप लोग चिप्स अगर खाते होंगे तो पता होगा।
देखिए यहाँ एक गैस भरा जाता है, ठीक है, और वो गैस इसलिए भरा जाता है ताकि जो है क्या हो जाए, चिप्स खराब ना हो। कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल 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 है नहीं, प्रबल अम्ल को पहले समझिए आप लोग। यहाँ 7 है, 7 जिसका पीएच रहता है उदासीन रहता है। जितना ज्यादा नीचे आएगा है ना, 6 में थोड़ा कम, 5 में थोड़ा सा उससे ज्यादा, 4 में उससे भी ज्यादा, 3 में उससे भी ज्यादा, 2 में उससे भी ज्यादा, और 1 में तो सबसे ज्यादा है ना। तो 1 में सबसे ज्यादा अम्लता रहता है। तो प्रबल ज्यादा ताकतवर जो है अम्ल यहाँ में से कौन है? तो यहाँ जो हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि उपच या उपचार का है ना, उपच का है ना, मतलब जिसे आपका नहीं पचा, अपच है ना, अपच मतलब पेट से जो है खट्टा खट्टा ढकार आ रहा है, ठीक है, तो उसके उपचार के लिए किस औषधि का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो देखिए हम लोग का खट्टी ढकार कब आता है? जब हम लोग का जो है अमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तब। तो हम लोग को ऐसे समय में जो है हम लोग को जो है कम करने के लिए क्षार प्रकृति की चीज को हम लोग को पीना पड़ेगा। तो यहाँ में से क्षार कौन है? तो एंट्रेसिड, एंट्रेसिड हम लोग अगर लेंगे तो अम्लता क्षारे में, क्षार जो है थोड़ा सा डालेंगे तो अम्ल थोड़ा कम होगा, उदासीन होगा, तो पेट दर्द या फिर तो खट्टा ढकार खत्म हो जाएगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, ठीक है, तो सिट्रिक हो जाएगा। सीसा एवं टीन को मिश्र धातु को जो हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग जो है सोल्डर कहते हैं, ठीक है, सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अधातु जिसमें चमक होता है, अधातु है लेकिन चमकता है। हम लोग जानते हैं कि धातु चमकता है लेकिन वो अधातु है और वो जो है वो चमक रहा है, तो कौन हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो एक अधातु है ना, आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं आप लोग, है ना, इसका जो ट्रिक्स बता दिए हैं कि याद करने के लिए, है ना। सबसे पहले केन से चालू करना है, दूध लाने जाना है तो केन, केन का यूज करते हैं ना, तो केन, उसके बाद किन, उसके बाद फिर काइन। तो काइन में सबसे लास्ट में माइनस वाला होता है, ठीक है, तो लास्ट में माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस वाला ये दिख रहा है, तो ये आप लोग का 20 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है? तो COOH, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? है ना, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब ये जरूरी नहीं पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण में ये चीज जो है नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन, एक मिनट, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक नहीं है? ठीक है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्सीजन तो उत्पादन होता है, ग्लूकोज भी होता है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पौधा में जो है भोजन एक जगह दूसरी जगह जाता है, वो किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। और जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है? पानी जितना भी पोषक तत्व है वो चीज लाया जाता है। जैसे कि मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होता है ना, मछली है, मछली मछली जल की रानी है, तो इसके हृदय में जो है 2 कोष्ठक होते हैं। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? जी आप लोग को याद होगा कि है ना, ये हो गया है का कौन बीमारी? शुगर का बीमारी, ठीक है, तो उसमें कौन सा जो है वो कंट्रोल करता है, मतलब ब्लड में ज्यादा है जो शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं होने देता है? इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन है? सबसे छोटी, सबसे बड़ी में से थायराइड है, ठीक है, थायराइड ही है ना। तो सबसे छोटी में बताइए, तो प्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मटर के दाने के बराबर रहता है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट की एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जो है वो जनन होता है? तो बहुखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट की मादा, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? अरे निषेचन जो होता है फिलिपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, योनि में बिल्कुल नहीं होता है। अरे क्या हो रहा है जी, फिलिपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी नहीं, गर्भाशय में बिल्कुल नहीं, फिलिपियन ट्यूब में, है ना, फिलिपियन नली में। आगे, एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक पुरुष में कौन होता है? XX तो स्त्री में होता है, XY पुरुष में होता है, ठीक है, और XXX किस में होता है? XXY किस में होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, तो किसी में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब यहां से 2-2 नंबर का 6 प्रश्न, 8 है लेकिन 6 का आप लोग का आंसर देना है। उत्तर लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है जब वस्तु को जो है प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। वस्तु को कहां रखना? उत्तर लेंस का यहां बताना है, ठीक है, और वस्तु को कहां रखा गया है? तो वस्तु को रखा गया है प्रकाश के केंद्र में, ठीक है, और फोकस के बीच में, मतलब प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच में हम लोग रखेंगे वस्तु, यह प्रकाश के केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच में वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा उस चीज के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया है ना, तो ये उत्तर लेंस है ना, तो ये जो है वो तिरछा यहां से पीछे भाग जाएगा, भागता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन ये आगे जाता नहीं, भागता तो आगे जाता। इसी प्रकार जो है ये यहां से जो है अगर हम लोग पूरा इस तरह से गिराते हैं तो ये सीधे निकल जाएगा, है ना। मुख्य अक्ष समांतर वाला जो रहता है क्या कहां से गुजर जाता है? एफ से गुजर जाता है ना, तो एफ हम लोग यहाँ है ना, तो एफ से इसे गुजर जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग आकृति को याद कर लीजिएगा। और इसका भी वीडियो शायद बना चुके हैं हम, है ना, इसका भी वीडियो बना चुके हैं। ऐसा करते हैं ना कि हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है, आप लोग वहां से एक बार देख लीजिएगा इसके वीडियो को अच्छे से। नेक्स्ट कि रेटिना से जुड़े दो तंतुओं का नाम लिखना है। रेटिना से जुड़ा दो तंतु का नाम क्या क्या है? तो क्षणनुमा और शंकानुमा, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, है ना, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या अर्थ होता है इसका मतलब, और एक एक करके उदाहरण देना है। देखिए, उष्माशोषी का मतलब होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्माक्षेपी कहलाता है। उष्माक्षेपी किसको बोलते हैं? उष्माशोषण क्या हो रहा था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा का शोषण हो रहा है, उसको उष्माशोषी कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा उत्पन्न होता है ना, अभिक्रिया के बाद उष्मा उत्पन्न होता है, उसको उष्माक्षेपी बोलते हैं। मतलब देखिए, अगर हम लोग जो है उष्माक्षेपी में क्या हो रहा है कि उष्मा उत्पन्न होगा, रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, तो उसमें उष्मा जो है निकलने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए जो है हम लोग को उष्मा देना पड़ता है, तो उसमें उष्माशोषी बोलेंगे। नेक्स्ट है कि जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, और जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। इस कारण से जो है अम्ल अपना अम्लीयता व्यवहार को नहीं दिखा पाता है या नहीं करता है। भोजन के पाचन में लार का क्या भूमिका है? इससे पहला वीडियो में बताएं, इससे पिछला वीडियो में हम बताए हैं पूरा अच्छा से कि लार क्या काम करता है, ठीक है, और लार जो है किसको पचाता है। सो तो मानव के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां होती है, इनमें से उत्पन्न होने वाला रस को हम लोग लार कहते हैं, और इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम को जो है हम लोग टाइलिन या फिर तो एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। और यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को जो है मल्टोज शर्करा में परिवर्तन करता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको सरल करता है, और सरलता से जो है आहार नली में इसलिए ऐसा करता है ताकि आहार नली में वो आराम से जो है वो आमाशय तक जो है जा पाए। तो पिछला वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे से प्रश्न को बताए हैं, प्लीज आप लोग जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। हर एक हैशटैग का 5 वीडियो देखिए, तभी जो है आप लोग 95 को जो है वो छू पाइएगा। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि स्वतः होती है, और उस समय, है ना, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे कि हम जो है अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं, है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, हम लोग की इच्छा में नहीं रहता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन टहलना तो हम लोग की इच्छा है ना, अपना मन किया टहलने के लिए, तो मन कर टहलेंगे उठ के, हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तन भी करते हैं किसको? ऐच्छिक क्रिया। टहलना ऐच्छिक क्रिया है और प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो अनैच्छिक क्रिया है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार जो है वो लाभान्वित होता है? तो बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुयातः से पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विधि है, और इसके द्वारा एक साथ में कई जीवाणु का विकसित होते हैं, जो कि बीजाणु धानी के फटने से दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, और वहां नए नए जीव का उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो है जीवों को आबादी अचानक से बढ़ जाता है तथा कुछ जीवाणु नष्ट भी हो जाते हैं, स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जिसके राइजोपस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? एक मिनट, हाँ, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? तो जैविक अनवीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कि कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधे द्वारा जो है अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता शरीर के जो है वसीय ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः यह रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहां मनुष्य के वसीय ऊतकों में इस पदार्थ का जो है वो सांद्रण बढ़ता है, और इसे जो है वो जैव आवर्धन भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, अब यहाँ से फाइनल रिजल्ट जो आता है, हाँ, पारितंत्र विभिन्न स्तरों पर जो है यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा, तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ओजोन क्या है, तथा इसका किसी पारितंत्र को किस प्रकार जो है ओजोन जो है प्रभावित करता है ना। तो ओजोन ऑक्सीजन का समास्थानिक है ना, O3 ऑक्सीजन का 3 अणु का है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक समास्थानिक है, और इनका जो है इसका एक अणु ऑक्सीजन है, एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं परमाणु, सॉरी, हाँ, एक बार फिर से देखिएगा स्टार्टिंग से। ओजोन ऑक्सीजन का एक समास्थानिक है, और इसका एक अणु ऑक्सीजन 3 परमाणु मिलकर बना होता है, ठीक है, इसलिए O3 यहां लिखे हुए। और इसका अणुसूत्र जो है O3 है, और सूर्य की पराबैंगनी किरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाता है, तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से जो है संयुक्त होकर ओजोन का अणु बनाता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि ओजोन से सूर्य तक आने वाली, है ना, ओजोन परत क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले
घातक पराबैंगनीकरण को रोकता है हाँ, ताकि जो है अगर वो चीज अगर वो नहीं ओजोन परत रोकेगा तो हम लोग के शरीर में जो है ना बहुत तरह तरह का स्किन का बीमारी, कैंसर वगैरह, स्किन कैंसर ये सब हो सकता है। और इस प्रकार से पृथ्वी पर पारद तंत्र के लिए जो सुरक्षा है वो छतरी का कार्य करता है। मतलब ओजोन परत जो है एक हम लोग का सुरक्षा का काम करता है। और किससे बचाता है? तो सूरज से जो पराबैंगनी किरण आता है उससे बचाता है, जो कि बहुत खतरनाक मोतियाबिंद, कैंसर, भयानक बीमारी इससे हो सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ से कि 7 सेंटीमीटर आकार का कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये अवतल दर्पण है ना। अब मान के चलिए कि हाँ मुख्य फोकस है, पी ध्रुव है यहाँ। अब देखिए 7 सेंटीमीटर आकार का कोई वस्तु है ना। वस्तु जो है कितना है? तो वस्तु जो है यहाँ 7 सेंटीमीटर का आकार का है ना। हाइट जो है वस्तु का कितना है? वस्तु की दूरी जो है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अच्छा एक मिनट, रखा कहाँ है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण में 18 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है ना। मतलब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी में रखा हुआ है। सामने जो है दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। फिर से एक बार समझिए, 7 सेंटीमीटर आकार का जो बीम है उसका आकार जो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना। फोकस दूरी इसका कितना है? 18 सेंटीमीटर। यहाँ जो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये दर्पण से जो है 27 सेंटीमीटर पर दूरी रखा गया है। मतलब देखिए कहाँ रखा गया है ना, फोकस से भी पीछे रखा गया है। उसके बाद जो है दर्पण की कितनी दूरी पर किसी पर्दे को जो है रखे कि उस पर जो है वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ये सब ज्ञात करने वाला है। तो हम लोग दर्पण सूत्र लगाते हैं। यहाँ जो है u बराबर जो है वो -27 हो जाएगा। अब बोलेगा कह रहे -27 कैसे हो गया जी? हाँ -27 यहाँ कैसे हो गया? तो यहाँ समझिएगा पहले -27 कैसे हो गया। फोकस दूरी जो हम लोग का कितना है? ये फोकस दूरी जो है कितना है? तो फोकस दूरी के तो बारे में बताया है यहाँ की कितना है? -18 हो जाएगा। अच्छा ये 18 माइनस में क्या है हो जा रहा है? तो माइनस में इसलिए हो रहा है कि यहाँ से पीछे की ओर हम लोग जो जाते हैं तो ये माइनस में, और यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस में। आगे हम लोग अगर बढ़ते तो प्लस में और ऊपर बढ़ते तो प्लस में। तो अब समझ में आया माइनस माइनस का हो रहा है? तो हाँ समझ में आया होगा। तो अब देखिए ये तो 18 हो गया। अब यहाँ जो बीम रखा गया है वो इधर रखा गया 27 सेंटीमीटर दूरी में, तो -27 तो इसका हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु की दूरी जो है -27 हो गया। माइनस क्यों हुआ वो बता दिए ना, क्योंकि ये ध्रुव से पीछे है। तो 27 हो गया माइनस में। h ऊंचाई जो है वो बीम का 7 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी जो है यहाँ, ये फोकस दूरी है यहाँ इतना कितना है? -18 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों हुआ वो भी पता है। भी हम लोग को निकालना है, h2 निकालना है। अब लगाइए फॉर्मूला। हाँ तो 1/v प्लस जो है 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला होता है ना। इस पे हम लोग को काम करना है। अब हम लोग को भी निकालना है ना, इसलिए हम लोग को भी वाला के कल छोड़ देंगे, बाकी एक लेके उन्हें पलट दिए। ये प्लस में था उधर चला गया तो यहाँ माइनस में हो गया। अब हम लोग बैठा देंगे 1/v, तो 1/v जितना मान होगा उसको हम लोग बैठा देंगे। हाँ तो भी तो हम लोग पता नहीं है, छोड़ दिए। अब 1/u, u -18 था बैठा दिए। और उसके बाद जो है u माइनस f है ना यहाँ, f, हाँ f -18 है और u जो है -27, उसको बैठा दिए, भीम के जोड़ निकाल दिए। जब निकाले पूरा तो हम लोग को क्या आ गया? माइनस में 1/54। तो हम लोग का v बराबर क्या निकल गया? -54 सेंटीमीटर। मतलब जो है हम लोग को किधर प्रतिबिंब बनेगा? इधर ही बनेगा ना, इधर ही बनेगा ना। हाँ नेक्स्ट है आगे m हम लोग को निकालना है। तो m बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -v/u है ना। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 54/-27 -2 निकल गया। अब पुनः m हम लोग निकालेंगे h2/h1 बराबर जो क्या निकल जाएगा? तो -2। तो h2 जो है हम लोग का नहीं पता है, अब बटा में हम लोग 7 कर देंगे क्योंकि h1 पता है। अब इसको हम लोग पूरा गुना करेंगे तो -14 आएगा। मतलब यहाँ फाइनल लिस्ट हम लोग का क्या आया कि प्रकृति जो है वास्तविक में उल्टा हो जाएगा और आकार जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का कितना था? 7 था ना, उससे दुगुना हो गया। नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। हीरे का अपवर्तनांक जो है वो 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय हो सकता है? तो किसी भी पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। और निर्वात इसका मतलब फॉर्मूला जो होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग में अनुपात जो है वो 2.42 है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान हम लोग देखते हैं ना नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश की परिकिरणन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का परिकिरणन होता है और यह लाल रंग अधिक तरंग धैर्य होता है और उसका प्राकिरणन सबसे कम वाला है ना, कम। और नीले का रंग जो है कम तरंग धैर्य होता है जिसका परिकिरणन सबसे अधिक होता है। और इसलिए है ना रंग का प्रतिकरण में जो है वो नीले रंग का अधिकता हो जाता है, इसलिए आकाश जो हम लोग को नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखे जिनमें जो है उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत का
रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। मतलब एक ऐसा वियोजन अभिक्रिया के बारे में लिखना है, ठीक है। और एक एक करके समीकरण भी लिखना है जिसमें उष्मा और प्रकाश और विद्युत के रूप में जो है ऊर्जा प्रदान किया जाता है। सबसे पहला कि ऊर्जा का उष्मा के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये पहला उदाहरण है। ऊर्जा के प्रकाश के रूप में, तो ये ऊर्जा का प्रकाश, यहाँ उष्मा दिया तो इसलिए उष्मा, देखिए अभिक्रिया के लिए हम लोग को उष्मा देना पड़ रहा है, उष्मा दिए, प्रकाश ऊर्जा दिए तो प्रकाश ऊर्जा, विद्युत अपघटन दिए तो विद्युत अपघटन। अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? तो जब, है ना, वर्षा जल का पीएच मान जो होता है 5.6 होता है, जो कि ये जो है वर्षा का जल पीएच का मान जो है वो एक मिनट, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है, क्योंकि 7 में तो उदासीन रहता है और 7 से जैसे नीचे आया तो क्या होता है, वो अम्ल हो जाता है। तो वर्षा का जल का पीएच कितना हो जाता है? 5.6। इसके कारण जो है वो क्या होता है, इसका ये अम्लीय हो जाता है। देखिए जल का पीएच जो है ना वो 7 रहना चाहिए, तो उससे ज्यादा रहना चाहिए। देखिए आज हम लोग जानते हैं ना, कुंभ का जो है पीएच मान जो है वो 9 के आसपास में है, 8-9 के आसपास में, क्षारीय प्रकृति, इसलिए वहां जो है उसमें जो है कीड़ा वगैरह नहीं होता है। तो आश्रित जल में जो है वो H+ आयन नहीं अलग नहीं होते हैं। वर्षा के जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं और आयनों की उपस्थितियां के कारण वर्षा जल विद्युत का चालक करता है। नेक्स्ट है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिक की गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत यंत्रक अंतर आयनिक आकर्षण को जो है तोड़ने के लिए ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखना है। तो वे प्रायः रवादार, ठोस एवं थोड़े जो है वो कठोर होते हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। इसके गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है और ये प्रायः जल में जो है घुलनशील तथा कार्बनिक घोल को जो है केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में अघुलनशील होते हैं और ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालक नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? देखिए नियंत्रण समन्वय नहीं रहेगा तो जीव फिर कैसे अपना को जो है वो बढ़िया से रख पाएगा। जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार के जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है और इस अभिक्रिया को निश्चित गति भी होती है और इन अभिक्रियाओं में संचालित करने के लिए अंग आपसी तालमेल या फिर तो समन्वय से कार्य करते हैं। अतः जीवित रहने के लिए यह बहुत जरूरी है ना। तो अभिक्रियाओं की जो है वो दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए अंगों के बीच में जो है समन्वय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः सभी, है ना, जितने भी है किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय का काम वो है बहुत ज्यादा जरूरी, अनिवार्य है और ये दोनों कार्य तंत्र हमारे हार्मोनों के द्वारा जो है संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट चित्र दिया गया है और चित्र में जो है ABC का नामांकन, चित्र AB को नामांकित करें और B के कोई 2 कार्य लिखना है। देखिए ये तो अंडाशय है, ये भी अंडाशय है और ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब है। और फिलोपियन ट्यूब का जो है वो 2 नाम मतलब काम बताने वाला है। चित्र में पहला में A अंडाशय है और दूसरा फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन नली है। और फिलोपियन नली का काम क्या है, तो अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना और निषेचन में सहायता करना। अब आता है 5 नंबर वाला, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा को प्रवाहित में रुकावट डालता है और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बात पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट है दूसरा नंबर बी में, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो है वो पहला 4 ओम हो और दूसरा जो है 1 ओम हो और तीसरा जो है 11 ओम हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला बनाते हैं, ठीक है। तो पहले 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध का पास क्रम में जोड़ेंगे, 1/r हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/r बराबर, तो 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर यहाँ जोड़ देंगे 1/3 और 1/6 को, तो कितना हो जाएगा 3/6। अब r बराबर क्या निकल जाएगा, तो 6/3, तो यहाँ 2 ओम निकल गया। अब दूसरा में हम लोग को कितना लाना है, दूसरा के लिए क्या बोला है कि 1 ओम, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब प्रकार यहां देखिए, अब इस प्रकार प्राप्त 2 ओम को 2 ओम की प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ेंगे, तब जो है समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम होगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 3 प्रतिरोध के पासों क्रम में जोड़ने पर, है ना, 1/r, हाँ यहां हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/6, तीनों को जोड़ देंगे। अब भिन्न के जोड़ हम लोग करेंगे तो 6/6 निकल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ क्या निकल जाएगा, 6/6 को हम लोग करेंगे तो 1 ओम निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा में क्या बोला है, कितना होना चाहिए, 11 ओम। तो तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, R1, R2 और R3 को, तो कितना 2 ओम 3 ओम, कितना हो गया 5 ओम और 6 ओम 11 ओम। इस तरह से आप लोग को जोड़ना है। नेक्स्ट 48 नंबर, विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है? तो विद्युत चुंबक वैसे चुंबक जिसमें कि चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
उसी को हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं। देखिए एक तार है ना, तार में चुंबक का प्रभाव तब तक ही रहेगा तब तक एक में करंट जा रहा है, जैसे ही करंट बंद तो चुंबक का प्रभाव कम, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं। अब किसी परिनालिका में जो है वो धारा प्रवाहित करने के लिए उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा जो है इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दंड चुंबक के क्षेत्र का समान होता है। और वास्तव में जो है परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है, जिसका छोर से जो है वो धारा प्रवेश करती है, वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर पर धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के साथ साधित्रों में भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो भू संपर्क तार जो है वो आर्थिंग जो रहता है वो तार का घर के निकट जमीन के अंदर नीचे में स्थित धातु के प्लेट के साथ में जुड़ा होता है, और यह सुरक्षा का साधन भी है, और यह विद्युत सप्लाई के लिए जो है किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। धातु साधित्री को भू संपर्कित करने के लिए जो है पृथ्वी का धारा के जो है प्रभाव के लिए लगभग 0 प्रतिरोध पर प्रदान करती है, और धारा हमारे शरीर में नहीं गुजरती है, और हम लोग इससे गंभीर झटके भी नहीं लगता है, और इससे बच पाते हैं। तो अर्थ जो है रहता है, अर्थ के बारे में ये प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है, पारा एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। और अयस्क को जो है किस विधि द्वारा जो है धातु ऑक्साइड में बदला जाता है? पारा को जो है वो धातु है ना, पारा धातु को अयस्क से निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त समीकरण भी लिखना है। तो अयस्क सीने बार सूत्र HgS, इस अयस्क को जो है भर्जन विधि द्वारा जो है धातु को ऑक्साइड में बदला जाता है। निष्कर्ष आप लोग का क्या निकल जाएगा? 2HgS + 3O2 है ना, उष्मा दिए हम लोग तब जो है अभिक्रिया हुआ 2HgO प्लस में जो है 2SO2। 50 नंबर, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। तो संकलन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि कार्बन यौगिक द्विबंध या त्रिबंध में जो है प्रतिकारकों का योग होता है, उसी को संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कि अभिकारक के परमाणु या फिर तो परमाणुओं का समूह यौगिक के परमाणु या फिर तो परमाणु के समूह का विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब देखिए कि यहां रहेगा किसी के साथ में और आगे चल के हो जाएगा किसी के साथ में, है ना, इसको हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं या फिर तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसके उद्योग में जो है क्या उपयोग है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रृंखलन हाइड्रोजन के योग और हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए फिर से समझिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग होता है, तो उसी हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजनीकरण। और यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा, तेल और असंतृप्त वसा बनाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी जो है मिसेल का निर्माण होगा? अब मिसेल को समझिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मिसेल जो है, मिसेल यहाँ क्या बोला, मिसेल क्या है? पहला प्रश्न, जब साबुन को जो है जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? हाँ, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे, है ना, एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में जो भी जो है मिसेल का निर्माण होगा? समझिए अब यहाँ मिसेल क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं। साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छे का रूप में धारण कर लेते हैं, जिसमें जो है लंबी कार्बन का श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्सा होता है और आयनिक भाग जो है सतह पर होता है, और इस संरचना को मिसेल कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित हो जाता है और गुच्छा का रूप में धारण कर लेता है, यहां से समझ में आया। और जिसमें कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है, लंबा कार्बन वाला भाग क्या होता है? अंदर के हिस्सा में होता है, और आयनिक भाग जो होता है वो सतह पर होता है, और इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। और साबुन के, है ना, साबुन के अणु के दो भागों में जो है भाग है, साबुन के अणु के दो भाग होता है, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। मतलब यहाँ क्या बोला है कि कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है, और आयनिक भाग वाला जिसमें कि सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वो जल रागी होता है। यह जब पानी जैसी ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जो है वो जलरागी भाग बाहर आता है और जल की ओर से जो है होता है, और इस प्रकार मिसेल बनते हैं। और एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए ये आकर्षण नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर जो है मिसेल नहीं बनेगा। अब 51 नंबर आता है कि मनुष्य का जो है वो श्वसन तंत्र बनाना है। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र को आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नासा, गुहा, मुंह
कंठ, श्वास नली, प्रधान श्वास नली, फुफ्फुस, ये चीज आप लोग को बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो मनुष्य एक जटिल शारीरिक संरचना वाला विकसित प्राणी है, अतः साधारण विसरण क्रिया द्वारा जो है इसके फेफड़े के बीच में गैसीय विनिमय संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। और कुपिका भित्तियों में जो है पाए जाने वाले रक्त का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और यह ऑक्सीजन को जो है स्थल तक जो है वो छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है ना। अब यह रक्त को में जो है घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर कुपिकाओं में छोड़ता है, और फेफड़ों के जो है पिचकने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाती है, और ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और पैर तक जो है वो ऑक्सीजन लगभग 3 वर्षों तक पहुंच पाती है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम लोग यहाँ, ये तो किताबी लैंग्वेज था, मेरा लैंग्वेज में आप समझिए। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन कैसे होता है ना। तो क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं, तो अब यहाँ सांस लेते हैं तो वो चीज जाता है हीमोग्लोबिन, हम लोग ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के लेकर शरीर के हर भाग तक जाता है, और देते देते उधर जाते जाते जो है वो ये सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो वो फिर वापस आता है ना, वापस उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते आता है, और फिर आता है यहाँ फेफड़ा के पास में, और फिर से यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, और उसके बाद फिर पूरा शरीर में जाता है, फिर देख उधर से खत्म हो जाता है जब ऑक्सीजन, तो उधर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेते आता है ना, इस तरह से होता है। तो इधर क्या हो गया कि हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में। नेक्स्ट की प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, लास्ट प्रश्न है। तो संकरण, है ना, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी, संकरण जब कराया जाता है, क्रॉसिंग करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं। और मेंडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण जो है प्रभावी है अप्रभावी है? तो मेंडल के प्रयोग से पता चलता है कि अधिक 2 परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में अधिक कृत्रिम परागकण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में जो है वो केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, लेकिन दूसरा लक्षण उस पर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। और दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण का प्रकट हो जाना ही इस बात का पुष्टि करता है। जैसे देखिए अब यहाँ शुद्ध क्या है, शुद्ध यहाँ लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, जब इसका क्रॉस करवाया गया तो ये एक इधर से टी बड़ा टी आया और एक इधर से छोटा टी आया, है ना, इधर से एक बड़ा टी आया, इधर से छोटा टी आया, ठीक है। तो इस तरह से सब में है, छोटा बड़ा टी सब में है, लेकिन सब पौधा जो था वो लंबा लंबा था, छोटा सभे में था, टी छोटा टी वाला सभे में था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, सब पौधा लंबा था। अब जिन प्रवाह तथा जिन पुल को समझाइए। तो जिन प्रवाह, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीनों का जाना ही जिन प्रवाह कहलाता है, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं जो है वो सम्मिलित होती है, जैसे कि परागकणों का दूर उड़कर जाना, मनुष्यों के दूसरे देशों में जाना। और जिन पुल क्या होता है, किसी भी आबादी के ऐसे सभी सदस्यों को जीनों की कुल संख्या जिसमें कि लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, उसको हम लोग जीन पुल कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग का ये #4 वीडियो खत्म हुआ, एक #5 वीडियो भी आएगा, और उसके बाद जो है आप लोग का 150 प्रश्न आएगा, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग ये सब अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं उसको तो देख लीजिएगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत जो है फायदे की चीज है। हम लोग में ज्यादा इसमें जो है वो उतना फोकस नहीं करेंगे, मेन फोकस हम लोग करेंगे किसमें, जो 150 प्रश्न रहेगा उसमें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय झारखंड।